दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, हमारी ट्रिविया टेस्ट सीरीज स्टार्ट थी, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं और वलन एंड ब्रेंशन से संबंधित क्वेश्चन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रा ऑफर्स में पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप के पाथ फाइंडर के सभी कोर्सेज पे आपको 60% की भारी छूट दी जा रही है, जो स्टार्ट है 22 मार्च से 5 अप्रैल तक। तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए दोस्तों। इस ऑफर में दोस्तों, जिनका सपना रिसर्चर बनना है, था पीएचडी करनी है जेआरएफ लेके, उसको इसके कोर्सेज के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको नेट एंड जेआरएफ की 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही में पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4100 रुपये। साथ ही में दोस्तों, विद्या स्थली बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड स्कूल व्याख्याता के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, इस कोर्सेज में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 3500 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों, आचार्य बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आचार्य बैच ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें एमपी यूपी हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है, उस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में और साथ में पेपर 2 के नोट्स आपको A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। दोस्तों, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो फुल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। एक है दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इस कोर्स में भी आपको दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। इसमें भी पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों, सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज भी है। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट फर्स्ट ग्रेड पीजीटी स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर और लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जिसकी फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे और यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में परीक्षा की योजना के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे। कुल 10 टेस्ट दोस्तों आपकी व्याख्या सहित सॉल्व करवाए जाएंगे और साथ में सभी टेस्ट की सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे वलन एंड ब्रेंशन से संबंधित क्वेश्चन सीरीज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक प्रतिवलन में अक्षीय तल झुका हुआ तथा दोनों भुजाएं समान दिशा में नमित होती हैं। दूसरा कथन है दोस्तों, शान वलन वह है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। इन दोनों में से आपको कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों।
आइए देखते हैं दोस्तों, पहला कथन देखते हैं। एक प्रतिवलन में अक्षीय तल झुका हुआ तथा दोनों भुजाएं समान दिशा में नामित होती हैं। प्रतिवलन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये कथन सही है दोस्तों। एक प्रतिवलन में एक तल झुका हुआ होता है जबकि दोनों भुजाएं समान दिशा में नामित होती हैं। दूसरा कथन है दोस्तों, शान वलन या परिवलन। रिकम्बेंट फॉल्ट या शान वलन इसी के नाम है दोस्तों। इसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है, अर्थात इस तरह। इसी को दोस्तों हम शान वलन या रिकम्बेंट फॉल्ट भी कहते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड, तो ये भी सही है दोस्तों। दोनों कथन सही है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलन जिसमें एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है जबकि दूसरा ढाल समकोण पर तीव्रता से झुका हुआ होता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होता है, किस नाम से जाना जाता है? समनति, एकनति, शयान या असममित? किस वलन की विशेषता है दोस्तों, बताइए। जिसका एक छोर तो सतत ढाल की ओर झुका हुआ और दूसरा ढाल समकोण पर तीव्रता से झुका हुआ होता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों एकनति वलन, अर्थात एक ढाल तो समकोण पर होता है और दूसरा ढाल झुका हुआ होता है। इसी को दोस्तों एकनति वलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? एकनति वलन सामान्यतः संबंधित होते हैं, तो इसकी विशेषता बतानी है दोस्तों। भ्रंश से, विकृत संस्तर से या प्रतिलोमित संस्तर से या नत संस्तर से। इसमें एकनतिक वलन किससे संबंधित होते हैं? तो बताइए दोस्तों आंसर। सही कथन की पहचान करनी है। तो एकनतिक वलन सामान्यतः नत संस्तर से संबंधित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में ए पर किस प्रकार का वलन निर्मित होता है? अर्थात इस चित्र में दोस्तों पहचान करने की ये कौन सा वलन है? समनतिक वलन, अवनमन वलन, विवृत वलन या शान वलन? तो बताइए दोस्तों यह कौन सा वलन है? तो अभी देखा दोस्तों हमने दोनों भुजाएं समानांतर और क्षैतिज रूप से झुकी हुई है, तो इसी को दोस्तों हम शान वलन, परिवलन या रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वलन की दो भुजाओं के मध्य अधिक कोण हो तो उसे क्या कहते हैं? समनत वलन, एकनत वलन, बंद वलन या खुला वलन? जब दो भुजाओं के मध्य अधिक कोण होगा तो वह वलन कौन सा कहलाएगा? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। जब दो भुजाओं के मध्य दोस्तों अधिक वलन हो तो वह खुला वलन कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी की जगह न्यून कोण आ जाए दोस्तों, जब दो भुजाओं के मध्य न्यून कोण हो तो यह दोस्तों बंद वलन कहलाएगा। समनत वलन दोस्तों जब दोनों भुजाएं तथा समान ढाल हो तो इसे समनत वलन कहते हैं। और एकनत वलन में दोस्तों एक भुजा का ढाल अधिक तथा दूसरा ढाल समकोण पर हो तो उसे एकनत वलन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है खुला वलन। जब अधिक कोण हो तो उसे खुला वलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी भूमि का कुछ भाग नीचे धंस जाता है और उसके दाएं बाएं
संकीर्ण तथा ढालू चट्टानें शेष रह जाती है, ऐसे भूभाग को क्या कहते हैं? मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, पठार या भ्रंश घाटी? बताइए दोस्तों। जब किसी भूमि का कुछ भाग नीचे धंस जाए अथवा उसके मध्य का भाग नीचे धंस जाए, जबकि उसके किनारे के भाग संकीर्ण और ढालू चट्टानें शेष रह जाती है, तो ऐसे भूभाग को दोस्तों भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली। जिसमें दाएं बाएं अर्थात किनारे के भाग संकीर्ण या ढालू चट्टानें ये तो यथावत स्थिति में रह जाती है, परंतु इनके मध्य का भाग नीचे धंस जाता है। इसी को भ्रंश घाटी कहते हैं दोस्तों। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदी। और अफ्रीका में दोस्तों जॉर्डन के भ्रंश घाटी अर्थात मृत घाटी भी इसका एक एग्जाम्पल मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति का निर्माण करने वाले बल है। भू आकृति का निर्माण करने वाले कौन से बल हैं? अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, वृहद संचलन या गुरुत्वाकर्षण बल? कौन से बल से भू आकृति का निर्माण होता है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। भू आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंतर्जनिक बल, बहिर्जनिक बल, वृहद संचलन या गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका आंसर है दोस्तों भू आकृति का निर्माण बहिर्जनिक बलों के कारण होता है। अगर माना जाए दोस्तों तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों ही बल भू आकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है तो बहिर्जात बल है, अर्थात इन्हीं से भू आकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य शक्तियों की क्रिया द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है। शीघ्र होता है, लंबे समय में होता है, आकस्मिक होता है या कभी नहीं होता है? अर्थात बहिर्जनिक बलों या बाह्य शक्तियों की क्रिया द्वारा स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। बाह्य शक्तियों की क्रिया द्वारा स्थल रूपों का निर्माण दोस्तों लंबे समय में होता है, अर्थात धीरे धीरे होता है। बाह्य शक्तियों दोस्तों जैसे अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के माध्यम से जब स्थल रूपों का निर्माण होता है तो वह लंबे समय में होता है। जैसे कि कोई स्थलाकृति है दोस्तों, उसका जब अपर्दन होगा, फिर जब वो अपर्दन होके किसी अन्य स्थान पर उसका निक्षेपण होगा तो उसी से दोस्तों एक स्थल रूप निकल के आता है, जिसका निर्माण लंबे समय के उपरांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचलन में क्या होता है? संवलन में क्या होता है? विस्तृत भूभाग या तो नीचे धंस जाते हैं या ऊपर उठ जाते हैं। दरारों का निर्माण होता है वह वलन की क्रिया द्वारा चट्टानों में लहर बन जाती है, जिससे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी, निक्षेप से विस्तृत मोड़ पड़ जाते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किससे समवलन का निर्माण होता है, अर्थात समवलन में कौन सी क्रिया होती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विस्तृत भूभाग या तो नीचे धंस जाते हैं या ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात इस प्रकार की आकृति होगी दोस्तों, तो इससे ऊपर वाला भाग तो अपनति होता है और नीचे धंसा हुआ भाग दोस्तों अभिनति कहलाता है। तो यह समवलन की क्रिया नहीं है दोस्तों, इसमें वलन की एक ही क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं।
इसमें दरारों का निर्माण होता है। वह वलन की क्रिया द्वारा चट्टानों में लहर बन जाती है, जिससे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सही बात है दोस्तों, समवलन में इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं दोस्तों। निक्षेप से विस्तृत मोड़ पड़ जाते हैं। नहीं दोस्तों, समवलन में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि दरारों का इसमें निर्माण होता है, फिर वह वलन की क्रिया द्वारा चट्टानों में लहर बन जाती है, जिससे अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया समवलन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलन द्वारा निर्मित स्थलाकृति निम्न में से कौन सी नहीं है? अर्थात वलन द्वारा कौन से स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है? अपनति, अभिनति, मैसा, बूटी, नति, नतिलम, समअपनति या समभिनति। इसमें से दोस्तों कौन सी वलन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वलन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो देखते हैं दोस्तों, अपनति और अभिनति। जब वलन में ऊपर उठा भाग होता है, अर्थात जब वलन पड़ने से एक भाग ऊपर उठ जाता है और एक भाग नीचे धंस जाता है, तो ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं दोस्तों। तो ये भी एक वलन का प्रकार है। नति और नतिलम, डिप एंड स्ट्राइक, डिप एंड स्ट्राइक, अर्थात ये होती है दोस्तों डिप के समकोण पर स्ट्राइक का निर्माण होता है। तो ये भी दोस्तों वलन से संबंधित है। समअपनति, समअभिनति, अर्थात एक बड़ी अपनति में या बड़ी अभिनति में छोटी छोटी समअपनतियां या अभिनतियां जब बन जाती है, तो उन्हीं को समअपनति और समअभिनति भी कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों एक वलन का प्रकार है। मैसा और बूटी दोस्तों पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में माना जाता है। यह एक वलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वलन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में मैसा और बूटी को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत निर्माणकारी हलचल सबसे नवीनतम है? अल्पाइन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन या स्कैंडिनेवियन? कौन सी दोस्तों पर्वत निर्माणकारी हलचल सबसे नवीनतम है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सबसे नवीनतम पर्वत निर्माणकारी हलचल, तो हमें पता है दोस्तों सबसे नवीनतम पर्वत निर्माणकारी हलचल अल्पाइन हलचल को माना जाता है। इसी में दोस्तों हिमालय का निर्माण भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़न से अर्थात संपीड़न में जब शिलाखंड समूह टूटकर मूल स्थान से दूर पहुंच जाते हैं, तो वह क्या है? पंखाकार वलन, अधिक्षिप्त वलन, परिवलन या ग्रीवाखंड? जब संपीड़न में शिलाखंड समूह टूटकर अन्य स्थान पर अर्थात दूर पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? उसे पंखाकार वलन कहते हैं, अधिक्षिप्त वलन कहते हैं, परिवलन कहते हैं या ग्रीवाखंड कहते हैं? तो दोस्तों जब शिलाखंड समूह टूटकर अत्यधिक वलन के कारण और संपीड़न के कारण जब एक भाग टूटकर अन्यत्र कहीं पर पहुंच जाते हैं, तो उसे ही दोस्तों ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। जब एक भुजा टूटकर अन्यत्र कहीं पहुंच जाती है, तो उसे ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के सामान्य रूप से टूटने को जिसमें भू संचरण का हाथ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विभंजन, वलन, भ्रंशन या इनमें से कोई नहीं? चट्टानों के सामान्य रूप से टूटने
को जिसमें भू संचरण का हाथ नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं दोस्तों, चट्टानों के सामान्य रूप से टूटने को जिसमें भू संचरण का हाथ नहीं होता है तो उसे दोस्तों विभंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किस संचरण से होता है? महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किसके द्वारा अर्थात किस संचरण से होता है? ऋणात्मक संचरण, क्षैतिज संचरण, ऊर्ध्वाधर संचरण या उपयुक्त में से कोई नहीं? किससे महाद्वीपों का निर्माण होता है? तो सही आंसर बताइए दोस्तों, महाद्वीपों का निर्माण कौन से संचरण से होता है? महाद्वीपों और पठारों का निर्माण। तो दोस्तों महाद्वीपों, पर्वत, पठारों का निर्माण ऊर्ध्वाधर संचरण से होता है। जब आंतरिक बल के कारण, आंतरिक बलों से जब भूखंड ऊपर अर्थात ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील होते हैं उसी से महाद्वीपों, पठारों, पर्वतों का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज में होते हैं हमारे वलन एंड भ्रंशन से संबंधित क्वेश्चन सीरीज। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट टॉपिक से। वलन भ्रंशन, फॉल्ट एंड फॉल्ट से संबंधित क्वेश्चन सीरीज आज कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और जो भी अपने डाउट है अपने कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी अभी जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन सीरीज का ट्रिविया टेस्ट सीरीज चल रही है, इसी तरह हम धीरे धीरे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एनवायरनमेंट सभी यूनिट्स की ट्रिविया टेस्ट सीरीज लाएंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद, इसी तरह अपनी तैयारी में लगी रहिए। टेक केयर।